मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका शेखावाटी यूनिवर्सिटी का बीए सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 750 टू 707 ईस्वी, मतलब सीधी सीधी बात है, मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो पेपर होने वाला है, इससे संबंधित ये कंप्लीट जो वीडियो होने वाला है, ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। मतलब कंप्लीट वीडियो में आपका सारा का सारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का रिवीजन देखने को मिलेगा, जिसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ। आपका यूनिट फर्स्ट का भी रिवीजन होगा, यूनिट सेकंड का भी रिवीजन होगा, यूनिट थर्ड का भी रिवीजन होगा, यूनिट फोर का भी रिवीजन होगा। साथ के साथ इन सभी प्रश्नों के आप देखना चाहते हो सॉल्यूशन, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे देख सकते हो। आप अन्य प्रश्नों के सॉल्यूशन भी देख सकते हो। साथ के साथ अगर पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। तो पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो उससे अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिला था, उसको वर्णन कीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, आपको पता है त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम में देखने को जरूर से मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दीजिए। तो आपको पता है, प्राचीन भारत के जो इतिहास है उसके अंदर जो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में एक संघर्ष देखने को मिलता है। कहाँ पे? कन्नौज क्षेत्र में। अब कन्नौज क्षेत्र कहाँ पर है? गंगा वैली है, गंगा घाटी है, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र आपको पता है वो कितना ज़्यादा उपजाऊ है। और उपजाऊपन होने के कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या फसल वगैरह होती थी और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता था, सबसे ज़्यादा पैसे की कमाई वहाँ पर होती थी। सबसे ज़्यादा अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से भी उस समय का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। और आपको पता है, जहाँ पर कमाई होगी वहाँ पर लड़ाई भी जरूर से होगी। तो उस समय के 3 प्रमुख जो राज्य हुआ करते थे, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, कौन कौन से? गुर्जर प्रतिहार जो अपने राजस्थान में राज किया करते थे, पाल जो डायनेस्टी है, पाल जो वंश है वो आपका बंगाल में राज किया करता था, और राष्ट्रकूट है वो आपके दक्कन के क्षेत्र में राज किया करते थे। तो इन जो तीनों राजाओं के द्वारा, जो राजवंशों के द्वारा आपके सामने बीच में एक संघर्ष देखने को मिलता है कि कौन इस कन्नौज के क्षेत्र पे अपना राज करेगा। और आपको भी पता है, जो भी उस क्षेत्र पे राज करेगा उसी का क्या हो जाएगा? वर्चस्व देखने को मिलेगा। तो यही है, इसी को क्या कहा जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। भाई किसी इंसान कोई एक बात देखिए, सोने की खान है, अगर उस पर कोई इंसान राज कर लेगा तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा तो वो वैसे ही शक्तिशाली राज्य बन जाएगा। तो वही चीज़ है, उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में देखने जाना जाता है। संघर्ष की पृष्ठभूमि के बारे में जाने तो आपको पता है, 7वीं शताब्दी के आसपास जो हर्षवर्धन है उसका निधन हो जाता है। और उसके बाद में जो कन्नौज का क्षेत्र है वो क्या है? उसका जो शक्तिशाली क्षेत्र था, वहाँ पर किसी का राज नहीं रह पाता। जो एक शक्तिशाली है, एक बहुत ही प्रमुख राजा उसका। तो कन्नौज उत्तर भारत का राष्ट्र जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यापारिक दृष्टिकोण से उस समय का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक हुआ करता था। और इसके बाद में इसके लड़ाई के लिए जो 3 आपके सामने मैंने बता दिया राजवंश आपस में लड़ाई करते हैं, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, और 200 सालों तक ये लड़ाई चलती रहती है। कभी इस पे पाल राज कर लेते थे, कभी इस पे गुर्जर प्रतिहार राज करते थे, और कभी राष्ट्रकूट इस पे राज करते थे। तो ऐ है कि या कोई एक ही जमीन को नहीं, या कोई कदे कोई का हाथ मांगी, कदे वो ले ली, कदे और कोई कागी तो वो ले ली, समझ मांगी। अब आप समझांगा तीनों जो राजवंश था ना, उनकी के थी। तो सबसे पहले बात करें गुर्जर प्रतिहार की भूमिका। तो आपको पता है, जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, इसका कहाँ पर होता है? इसका जो उत्पत्ति है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? राजस्थान के जो मालवा क्षेत्र है ना, इधर के लास्ट जो नीचे वाला क्षेत्र इधर की साइड में आपको देखने को मिलती है। और इसमें जो सबसे प्रमुख राजा हुआ करते थे, कौन थे? नागभट्ट प्रथम और द्वितीय जैसे शासक थे, जो क्या करे थे? अरब को आक्रमण, जो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और ये आया है ना, हड़प्पा अन्य को आक्रमण रोकने को इनके द्वारा कार्य किए गए थे। और इससे क्या, जो गुर्जर प्रतिहार थे, इनकी जो स्थिति है राजस्थान में, या जो अपनों इधर की साइड पश्चिमी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सबसे शक्तिशाली राज्य था। क्यों तो? क्योंकि भैया सीधी बात है, कोई आदमी एक बात सोचो, कोई गांव में कोई एक गांव का कि दूसरे गांव का सरपंच लड़ाई हो जा
है ना। और कोई अब था लगाम को कोई एक तगड़ो सो आदमी आकर उन धमका दे बोले के ज्यादा चौधरी बन रहे तो क्यों जा ये चीज़ों उकर पेट बन जा। तो यही चीज़ होगी अरब को आक्रमण रोक दियो गुजर प्रतिहारा तो हुन की आशा पासम तगड़ी जब्बा होगी भाई पहचान ए तगड़ा राज्य ही। तो ए के चा भाई आपको प्रभुत्व दिखाने के लिए ये भी सोचा कन्नौज पर फराज करांगा। तो इकले जो लड़ाई है बा चाली। और अनको जो राजा थो इसमें से जो राजा थे महिर भोज वो सबसे प्रमुख थे जिन्होंने कन्नौज के लिए प्रयास किए थे और सबसे प्रतिष्ठित प्रसिद्ध राजा के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगले वाले राजवंश की बात करें पाल राजवंश। अब पाल जो राजवंश है इसके जो प्रमुख जो उत्पत्ति किसके द्वारा देखने को मिलती है आपके गोपाल नामक एक राजा था उसके द्वारा देखने को मिलती है। इसमें धर्मपाल और देवपाल जैसे दो शासक थे इन्होंने इस वंश को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर गए थे। अच्छा इनका भी उद्देश्य यही था क्यों भैया अनको ए भी उठीन की साइड जो नॉर्थ ईस्ट इलाको है ना आपका साइड में उत्तरी जो पूर्वी क्षेत्र बोल रहे हैं उठेगा ये तगड़ा राजा तो इन्होंने ऐ करता कि भाई इन्होंने मेहा तगड़ा यह आपकी भूमिका दिखाता कि मेहा जोर का मजबूत। तो अहिया इन्होंने भी क्या किया इन्होंने भी जो कन्नौज क्षेत्र पर अपना साम्राज्य को हिस्सा बनाने का इन्होंने भी प्रयास किया। साथ के साथ हनका के दो मुख्य उद्देश्य एक तो बौद्ध धर्म है ना इन एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाना क्योंकि बौद्ध धर्म न मान्या करता। तो उत्तर भारत में जो हिंदू धर्म थे वैदिक धर्म ने की बजाय जो बौद्ध धर्म की और ज़्यादा प्रचार करने के लिए और सीधी सीधी बात है 2 रुपया कमाने के लिए व्यापारी हिता के लिए भी ये आपस में लड़ाई करने की प्रयास कराया करता कि भाई कन्नौज पर अपनो राज हो जाए। क्यों क्योंकि देखो और भारत है ऐ समझ लो एक बार उड़े ने बंगाल ने मान लियो उड़े है को नहीं लेकिन मान लियो उड़े गंगा वैली है। तो ये क्या सोचता अपनान अगर नीचे की तरफ जाना दक्कन की तरफ जाना या पश्चिम की तरफ जाना है तो पहले अपनान कन्नौज ने जीतना जरूरी है। तो हमको सोचती कि अपन दक्षिण की तरफ या उत्तर पश्चिम की तरफ जाके राज कर पाऊंगा अगर आप ये कन्नौज क्षेत्र ने जीत लियो तो। अब राष्ट्रकूटा की बात करा तो राष्ट्रकूट ये दक्कन वाला क्षेत्र नहीं है। दक्कन वाला क्षेत्र थानबेरो है जो दक्षिण वाला क्षेत्र है जो पठारी क्षेत्र में दक्कन क्षेत्र बोले जा है। हने का प्रमुख राजा कौन होया ध्रुव और गोविंद तीर्थ है जया का जो राजा है जो प्रमुख राजा के रूप में ने ध्रुव और गोविंद ने जानो जा है। हण को लक्ष्य भी यही थो कि कन्नौज पर राज्य कर लिया ताकि हण को प्रभुत्व देखने मिले तो ताकि आप हम भी जो आपकी उत्तरी क्षेत्र है और ज़्यादा अपनी पहचान बना सका। तो ये भी कई बार क्या करे हो जो गंगा घाटियों पर आक्रमण करे हो। अब संघर्ष के स्वरूप और परिणामों की बात करें तो ये संघर्ष है जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये लगभग 200 वर्षों तक चला मतलब 200 साल तक चलते रही हो। तो अहिया तो 200 साल को अर्थ अहिया को नहीं हो कि भाई लठ लेके आपस में लड़ाई करता ही रिया इन्होंने बहुत तलवार चला रहे इन्होंने चला रहे अहिया कौन थो अहिया हो कि अनको के काम हो जय मान लो एक बार कर जो गुजर प्रतिहार के कर लिया पर राज कर लियो कन्नौज पे फिर थोड़ा सा दिन बाद देखे गुजर प्रतिहार को जो राजा हो वो इतना कमजोर हो तो इन्होंने पाल आया बोले थारो तेज में हाल ले मैं पूछगा तो वह उन्हें हरा देता तो वह राज कर लेता भाई इन्होंने कदे राष्ट्रकूट पूछा कदे वह पूछगा तो भाई बात है भाई धनी कमजोर हुआ जना कोई भी राज कर ले। तो यही सब चीज़ें 200 साल तक लगातार जो संघर्ष है वो देखने को मिला था और समय समय पर कन्नौज पर अलग अलग लोगों का राज होता रहा। क्यों एक शक्तिशाली कोई राजा रहा नहीं समय समय पर सबकी शक्तियां कमजोर होती चली गई कभी राष्ट्रकूट करते तो वो कमजोर पड़ जाते कभी गुजर प्रतिहार कमजोर पड़ जाते तो दूसरा कोई उस पर राज कर लेता। इस प्रकार से सिलसिला 200 सालों तक लगभग चलता रहा। कोई भी एक वंश है वो स्थायी रूप से वहाँ पर राज नहीं कर पाया। इस संघर्ष में संसाधनों की बड़ी बर्बादी देखने को मिली और अंततः में दिल्ली सल्तनत के उदय तक भारत के राजनीतिक रूप से विखंडित रही। तो अहिया है कन्नौज क्षेत्र पर कोई एक राज को तो राज रियो को नहीं उसका बाद में जो काफ़ी वर्ष निकलते हैं और दिल्ली सल्तनत है जो लगभग आपको 11वीं ईस्वी के आसपास देखने को मिलती है वहाँ से उसके बाद में जो इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित की जाती है उससे बाद में जो कन्नौज क्षेत्र है उसको एक राजनीतिक रूप से किसके नीचे आता है दिल्ली सल्तनत के राज के नीचे आता है। इतने दिनों तक उस पर कभी किसी का राज रहा कभी किसी का राज रहा तो कभी किसी का राज रहा। तो इसके बाद क्या इसके जो परिणाम क्या देखने को मिले पाल जो आपके हैं वो कहाँ तक पूर्व तक सीमित रह गए प्रतिहार है वो पश्चिम तक सीमित रह गए और जो आपके राष्ट्रकूट हैं वो कहाँ पर दक्कन वाले क्षेत्र में रह गए। तो सीधी सीधी बात है भाया कोई सा नहीं किमी कौन मिलो सारा का सारा आपकी जगह तक रहेगा ना। तो अगर ये चाहता तो कन्नौज की बजाय और कोई क्षेत्र पर अगर दिल्ली सल्तनत के रूप में अगर कोई चीज़ करता तो ये क्या आपस में ही कमज़ोर होता चलेगा। 3 बड़ा क्षेत्र है वो टाइम का ये आपस में लड़ाई कर करके खुद ही कमज़ोर होता चला गया और अंत में को जो हाथ है वो देखने मिलो। निष्कर्ष की बात करें
त्रिपक्षीय संघर्ष ने भारत के इतिहास की एक अनूठी स्थिति उत्पन्न की। तो जो आपका सामने त्रिपक्षीय संघर्ष दिखाई लड़ाई हुई थी, इस भारतीय जो युद्ध कला उसमें एक नई प्रकार की एक नई इतिहास की घटना है। उसने सिद्ध किया कि भारत की राजनीति का केंद्र गंगा घाटी और विशेषकर कन्नौज रहा। तो ये चीज़ अपना यह बेरोपट है कि उस समय जो कन्नौज की घाटी थी और जो गंगा को क्षेत्र हो वह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप ही होनो भाई सबसे ज़्यादा खनिज उठी निकला करता, सबसे ज़्यादा हर साल गंगा आपके साथ बाढ़ के साथ उपजाऊ जमीन लेके आती। तो सब उस टाइम में कृषि सब कुछ ही भाई जितनी ज़्यादा खेती होती है उतना ज़्यादा कर मिलता, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यद्यपि इस संघर्ष में किसी एक वंश को स्थायी रूप से विजय नहीं मिली, लेकिन ना तो इस संघर्ष में कोई एक विजय रही हो, उसके फिर भी उसने मध्यकालीन भारतीय राजनीति के शक्ति संतुलन और क्षेत्रीयवाद की प्रवृत्ति को जन्म दिया। लेकिन इम के चीज़ दिखाई कि जो क्षेत्रीयवाद की भावना है, जो इन्होंने मध्यम जो पश्चिमी जो गुजर प्रतिहार था दक्कन वाला है, इन्होंने जो आपका पूर्वी ही भारत में जो क्षेत्रीयवाद है उसकी प्रवृत्ति है वह देखने मिला है। परिणाम स्वरूप तुर्क और अफगान आक्रमण आए, तब उत्तर भारत की बिखरी हुई स्थिति और लाभकारी सिद्ध हुई। तो इससे क्या हो भाई, ये एकजुट कोने है सारा का सारा राजा, ये आपका क्षेत्रीयवाद का प्रभाव ने दिखाता रहा। और जब अरब को या तुर्का को आक्रमण हो तो उनको क्या नुकसान हो, ये सब पहले आपस में बिखट रहे, आपस में लड़ाई करता रहता। तो भाई बाप दादा ये लड़ाई पहले चाले जाती, तीसरा आदमी फायदो ठाको कौन, पहले अरब और तुर्की पहले मजबूत था और उनका बाद में जब ये आक्रमण कराया तो और संगठित रूप से कोई शक्ति से टकराई को नहीं और इनको भारत पे राज हो। तो इस चीज़ से अपना यही समझने मिला है। या थी गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसके बारे में कंप्लीट रिवीजन। अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद में अपनी गद्दी पर बैठा था और भारत की जो दिल्ली सल्तनत थे उसके प्रमुख राजाओं में से एक रहा था। तो इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन होने वाला आपके सामने। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपने चाचा है जलालुद्दीन खिलजी को किसी एक भोज पर बुलावा, खान के लिए बुलावा, खान करे अब जलालुद्दीन खिलजी ने बोलियो सुन चाचा, बात है कि ये बोला दिन कर लियो तू राज, अब मैं करूँगा राज। तो चाचा बोले अच्छा मन आँख दिखावा है। तो चाचा यह बात खैर वो कह दी तलवार की अरनाट गई परन हो, समझ आ गई। थोड़ा सा लोग कोई एक दो जन आँख दिखाई ना उन्हें भी ले डलो तो क्यों गो उसका बाद में जो दिल्ली सल्तनत है ऊपर राज की को जाए अलाउद्दीन खिलजी को राज हो जाए। उसका बाद में राज कद्दू कब तक हुआ है, 1296 से लेकर 1316 तक के बीच में जो अलाउद्दीन खिलजी है वो राज करे दिल्ली सल्तनत के ऊपर। और राज ही राज कौन करे, अया को राज करे कि दिल्ली सल्तनत को सबसे प्रमुख राजाओं में से को नाम रहे। यो सिर्फ एक क्रूर राजा के रूप में ज़्यादा जाने जा है, लेकिन उसका अलावा है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और राजनीतिक रूप से जो दिल्ली सल्तनत ने एक नई दिशा दी कांगठित रूप से, बाई की एक मुख्य विशेषताओं में से एक रहे। इसने अपने जो कार्यकाल में इसने जितने दिन राज किया इस काल में इसने बाहरी आक्रमणों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने का भारत को कार्य किया और दिल्ली सल्तनत को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने का कार्य किया। कया करो भाई, कोई भी व्यवस्था बढ़िया कर चल रहा है, जब मायली व्यवस्था बढ़िया रहे जने तो बारला आदमी बारनो आक्रमण कौन कर सकें। तो यो भया आपका निश्चय यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बनाई कि बाहरला आदमी ना तो एक आक्रमण कर पाया और ना एक आंतरिक कोई विरोध हो पाए। तो मुख्य भूमिकाओं की बात करें, सबसे पहले प्रशासनिक सुधार। तो इसने क्या किया, जो अमीर और सामंतों का जो नियंत्रण किया। तो थानबेरा जो चालीसा को निर्माण करे गए थे इतुलमिश के द्वारा, तो उन बलबन खत्म कर दिया था, समझे गुलामा को, जो 40 गुलामा को था। लेकिन उसका बाद में भी कुछ अमीर लोग था, सामंत लोग, मतलब जिनके पास घनी ज़्यादा जमीन थी, वह क्या कराया करता, वह आपकी घनी चौधर दिखाया करता और क्या करता, कोई यहाँ देखा करता ना दिल्ली सल्तनत वालों राजा अपनी बात कौन मान रहे हो, तो एक दो कोई नीचों कोई ने उठा के और लड़ाई करवा दिया करता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बात की बेरो पट्यो, तो वो क्या करो बोले पहले थाने भी ले लगा शू थे बहुत हवा मुडो। तो उनकी क्या करो, पहली बात तो बिना शाही अनुमति के कोई विवाह है, मेल मिलाप है, उसकी स्वतंत्रता कौन थी। मतलब कोई घनी अगर कोई सभा करी है, कोई घनी पंचायती करी है तो उड़ा दियो जागो, सीधी बात है। शाही अनुमति होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। विद्रोह रोकने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले कोई भी आदमी कन विद्रोह कद करे जब तक गणा पिसा जाए, तो यही बात है। उसने क्या किया, विद्रोह रोकने के लिए उनकी संपत्ति और उनके प्रभाव था उस पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया, समझ में आ गई। तो अमीर और सामंत
अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या किया, सामंत और जो अमीर लोग थे उनकी संपत्ति पर रोक लगाया और साथ के साथ उनको बिना विवाह के मेल मिलाप बिना विवाह और मेल मिलाप करने की ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दी। मतलब साई अनुमति चाहिए, विवाह करना चाहो जद भी और मेल मिलाप या कोई सभा करना चाहो जद भी। अगले वाला गुप्तचर विभाग की संगठन। तो इसके द्वारा क्या किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक गुप्तचर विभाग को निर्माण करेगा। इको कार्य क्यों, कोई मान ले गणों कोई के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, बाहर ना कोई आक्रमण उसके, तो उसकी जानकारी उन मिलती रहे। और ये जानकारी से क्या है, वो पल्ल्या आगलो तो करे न करे, पहले आगलो घरा पूजा, बोलो क्यों, बोलो गणों वो बने है कि शानो। तो इसलिए इसने क्या किया, गुप्तचर विभाग की संगठन का निर्माण किया। दूसरी बात है, इसके द्वारा कठोर दंड व्यवस्था का निर्माण किया गया। तो इसके कोई भी अगर विरोध करते हो, कोई भी षड्यंत्र रचते हो, तो पहले उन कठोर दंड दे दिया जाता और अपराधियों पर भी क्या करो, सख्त नियंत्रण रखो। तो अपराधी होगा, अब सबने बेरो भाया अलाउद्दीन खिलजी आपका चाचा नहीं कोई बख्शे तो और तो बख्शे ही कठे को जना, यही बात है। तो इप क्यों लोग यूं पहले भी डरा करता, तो ये कठोर नियमों को पालन करो। अया को नहीं हो कि भाई ये कोई खास नियम यो भी हो, अया को देखा करते हो कि मंत्री है कि यो चाचो भतीजो है कि यो भैया है, कोई गलती कर रहा तो सीधो निपटा देते। अगला इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, उस समय जो मंगोल थे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे और मंगोलों ने भारत की तरफ आक्रमण करने का प्रयास किया और इसने मंगोलों से कूटनीति का प्रयोग करते हुए क्या किया, रक्षा करने का कार्य किया। तो इसने अपनी सेना को जो आपका जो सीमा की रक्षा के लिए जो अपनी सेना को संगठित किया, एक सेना का अलग से विभाग बनाया और पहली बार सेना को इसने संगठित करके विभाग बनाकर पैसे देने का वेतनभोगी रूप से भी शुरू किया था। इसने कई नई छावनियों और किलों का भी निर्माण किया है। तो इसने क्या किया, इसका सबसे पहले भाई जो भू राजस्व व्यवस्था थी, तो जो टैक्स थो वो खराज के रूप में लिया करतो, के नाम थो ये जो टैक्स वसूलिया करतो इन खराज के रूप में जाना करता और जितनी भी उपज होया करती उसको 1/2 मतलब 50% है वो डायरेक्ट किसाना से खराज के रूप में ले लिया करतो, कर के रूप में ले लिया करतो। तो लोगों का ज़्यादा पैसों कौन रखो तो विद्रोह क्यों करेगा, बस यही की मुख्य नीति थी। साथ के साथ इसने जो मध्यम स्थितों की जो जिम्मेदारी व्यवस्था थी उन खत्म करके डायरेक्ट किसाना से संपर्क साध्यो। तो कोई ज़्यादा अमीर बैंक कौन बन पा रहे क्योंकि जमींदारी व्यवस्था खत्म करके डायरेक्ट किसाना से जो संपर्क कर लियो। और हर बीघा माप के लिए इसने हर बीघा भूमि का नाप कराया। साथ के साथ मेजर में जो भूमि है कितनी का नीचे भूमि आ रही है कितनी नहीं रही को भी मापन करवा लियो ताकि इन सारी चीज़ों को अच्छे से बेरो रहे। अनाज की भंडारण की नीति, भारत में पहली बार जो आज थे यार राशन की दुकान देखो ना अपना, जो उचित मूल्य की दुकान जाओ हर महीने का पहला सप्ताह में अपना के राशन मिला है जो उपलब्धि में, तो जन के लिए मतलब जो स्कीम लागू हो रही है उनका, तो वो बा व्यवस्था यो उ टाइम में लागू कर दी थी। यो क्या करो एक व्यवस्था बनाई भंडारण की व्यवस्था, जिम क्या करो ज़्यादा अगर ना जो है कर तो कदे तो लोग कर रूप में उन लेके बेड़ो कर ले तो, और फिर जब कदे अकाल वगैरह जातो तो डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया करतो। तो उस समय जो अपना अलाउद्दीन खिलजी ने एक भंडारण की नीति अपनाई जिसमें हर एक जो आपका बड़ा क्षेत्र हुआ करता था वहाँ पर जो कर के रूप में वो अनाज को इकट्ठा करता था और जब विकट समय स्थिति आती तब उसको बंटवाने का भी इसने कई बार कार्य किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसने दिल्ली के आसपास क्षेत्रों की कीमत निर्धारित की। तो हर कहीं क्षेत्र पे तो कीमत निर्धारित नहीं कर पाया, लेकिन बाजार में हर वस्तु की यो क्या करी कीमत निर्धारित करी ताकि जो व्यापारी वो मनचाही पिस्सों को ले इसकी कोई भी चीज़ को। इसने अनाज, कपड़े, दास, घोड़े, दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ों के लिए अलग अलग बाजार स्थापित करे। तो बाजार प्रणाली ने व्यवस्थित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी कार्य किया। क्रूर तो हो लेकिन इनका प्रशासनिक कार्य भी इतना बढ़िया जनई और राज करे एक लो आदमी तना सही हो के काम कौन चला है ना। तो यो कह रहे हो बाजार में हर कीमत की वस्तु स्थापित करी तो लोग ही वह उन्हें भी चीज़ को फायदो मिले ताकि जो व्यापारी ही हर कोई को जो मनचाहे रुपया को नहीं एड़ सकता। साथ के साथ प्रत्येक जो बाजार में प्रमुख अधिकारी को नियुक्त किया जो क्या करता था अपने मूल्य की गुणवत्ता को जांच करता था। तो बाजार में एक प्रमुख अधिकारी की भी नियुक्ति कर ली गई जो क्या करा कर तो भाई चीज़ बढ़िया आ रही है या नहीं आ रही, इस चीज़ की भी ध्यान रखा कर तो। अगले वाला है मजदूरी और घोड़ों की कीमत। तो अलाउद्दीन जो खिलजी है उसके द्वारा क्या की गई, जो सैनिक होते थे उनके वेतन की व्यवस्था की गई। पहली बार व्यवस्थित रूप से लोगों को वेतन देने का इसने कार्य किया।
साथ के साथ जो घोड़े होते थे और जो बढ़िया नस्ल के घोड़े होते थे उसके लिए इसने स्कीम लॉन्च की। साथ के साथ इसने जो हुलिया पद्धति की शुरुआत की सैनिकों की, ताकि जो सैनिक होते थे उनको नंबर दे दिया जाता था। जिस तरीके से आज के समय जो सबका आईडी कार्ड बनता ना, इस प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड इसने उस समय बना दिया था। उसमें इतनी व्यवस्थित नहीं होती थी चीज़ें, लेकिन उस समय इसने हर चीज़ों को व्यवस्थित रूप से लागू किया था, ताकि ज़रूरत के समय आए, जब युद्ध की स्थिति बने, तो ये क्या कर सके, अपने सैनिकों को इकट्ठा कर सके। तो उस समय इसने इस पद्धति को शुरुआत की थी। सैनिकों को कम वेतन के बावजूद जीवन यापन संभव बनाया। इसने क्या किया, इसने जो सैनिक थे उनको वेतन कम जरूर दिया, इसने वेतन है उसको कम कर दिया था, लेकिन देता था। साथ के साथ भाई पैसा कम दे रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा था, बाजार में चीज़ों की कीमतों को निर्धारित कर लिया। ज़्यादा मूल्य में लोग पैसा नहीं चीज़ें नहीं बेच पाते थे, तो क्या होता था, इससे लोगों का कम पैसों में जीवन यापन भी होने लग गया। 50% कर लेता था, लेकिन फिर भी कम पैसों में भी लोग हैं, जनता वो खुशहाल थी। क्यों? क्योंकि महंगाई को इसने नियंत्रण में कर लिया था अपने राज के अंडर में। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों में उसके जो दूरदर्शी और कठोर शासक होने की परिचय के रूप में देखा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने जो उसकी जो दिल्ली सल्तनत पे उसका तो पूरे कार्यकाल को अगर अपन विस्तृत रूप से देखें तो वो एक क्रूर शासक तो था ही, जिसने काफ़ी जो अलग अलग क्षेत्रों पे अपना राज्य किया, अपना जो दिल्ली सल्तनत को एक नए स्तर तक लेकर गया। उसके साथ साथ इसके जो आर्थिक सुधार थे और इसके जो प्रशासनिक सुधार थे, उसमें एक दूरदर्शिता भी देखने को मिलती है आपको। प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसने सामंतों की शक्ति को सीमित किया। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसने क्या किया, जो सामंत हुआ करते पूंजीवादी लोग हैं, वो क्या करते थे, हर बार बार में बीच बीच में आकर क्या करते थे, व्यवस्था को खराब करते थे। उस चीज़ को इसने नियंत्रित किया। साथ के साथ आर्थिक दृष्टि से इसको देखें तो इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू करके क्या किया, जो भू राजस्व व्यवस्था है उनको सुधारने का इसने कार्य किया, जिससे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था वो और ज़्यादा मजबूत हुई। उनके सुधार तत्कालिक रूप से सफल रहे और दिल्ली सल्तनत की स्थिरता प्रदान की। जो उनके द्वारा जो सुधार किए गए वो तत्कालिक रूप से क्या हो रहे, सफल रहे, और जो दिल्ली सल्तनत है उसको इसने स्थिरता प्रदान करने का एक बहुत ही अच्छा कार्य किया। यद्यपि उसकी मृत्यु के बाद में व्यवस्था अधिक दिनों तक टिकी नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये अधिक क्रूर राजा था, तो इसकी पहचान इसकी क्रूरता से थी, और लोग इसकी बात इसलिए ज़्यादा मानते थे क्योंकि उन्हें पता था अगर इस जो अलाउद्दीन खिलजी की बात नहीं मानी गई तो इसकी दंड प्रणाली बहुत ज़्यादा कठोर है। तो इसलिए डर के कारण लोगों ने ये व्यवस्था को ज़्यादा मानते थे, और इसके बाद में कोई इतना कठोर राजा या मजबूत शक्तिशाली राजा नहीं हुआ, तो ये व्यवस्था ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। उसके बाद में फिर से अव्यवस्थाएँ वो फैलने लग जाती है। लेकिन ये जितने दिन भी रहा, इसने व्यवस्थाओं को बहुत ही सही से चलाया था। तो यह आपके सामने जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उसके प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों से संबंधित प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर से पढ़ लेना, आपको देखने को जरूर से मिलेगा। धन्यवाद। बार अलग अलग विश्वविद्यालय में पूछा जाता है, चाहे निबंधात्मक रूप से चाहे लघुतरात्मक रूप से। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। तो आपको पता है अकबर है, उसने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक क्या था, जो आप मुगल सल्तनत था उस पर राज किया था, या दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। और आपको पता है मुगल सल्तनत को शायद अकबर एक ऐसा राजा है जिसके महान लगता है, महान अकबर के नाम से इनको जाना जाता है। क्यों? इनके द्वारा उसके समय में ऐसी कार्य किए गए प्रशासनिक दृष्टि से, जो धार्मिक दृष्टि से, कि आज उनका जो जिसने मुगल साम्राज्य को ना सिर्फ एक अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाया, साथ के साथ उनकी एक महानता की छवि के रूप में भी उनको जाना जाता है। इनके जो धार्मिक और प्रशासनिक सुधार लागू किए गए थे, और उनके जो साम्राज्य से जो उनकी जो नींव थी वो क्या हुई थी, स्थायी और सदृढ़ बनती चली गई थी। इनकी अलग अलग नई नीतियाँ थी। धार्मिक सहिष्णुता मतलब हर धर्म को एक समान मानना। अकबर की जो सहिष्णुता की नीति थी, समन्वय और जो प्रजाजन हितों की जो नीति थी, उसके आधार पर इसने नीतियों को अपनाकर भारत में क्या एकता और सदृढ़ता की जो स्थिरता उसका नींव रखने का इसने कार्य किया। इसकी जो अलग अलग प्रकार की नीतियों की बात करें तो सबसे पहली नीति थी धार्मिक नीति। तो इसकी धार्मिक नीतियों की क्या प्रमुख उपलब्धियां रही, जिसके कारण ये पूरे जो इस मुगल साम्राज्य था उसको इसने एक नई खूबसूरती दी। तो पहले क्या थी, सहिष्णुता के दृष्टिकोण। तो सहिष्णुता का दृष्टिकोण क्या है, अकबर ने हिंदू और अन्य धर्म जो स्वावलंबी थे के प्रति सहिष्णुता नीति माने। तो और जो मुगल साम्राज्य के जो राजाएं थे उनमें क्या कमियां थे, वो खुद मुस्लिम थे, तो वो सबको ये फोर्स करते थे कि आपको भी मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहिए, और किसी धर्म को वो ज़्यादा मानते नहीं थे।
और दूसरे धर्म की क्या करते थे, उनके जो मंदिरों को उखाड़ दिया, उनको उनके जो पुस्तकालय थे, उनके जो शिक्षा केंद्र थे, उनको भी इन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया। अकबर ने क्या किया, वो मुस्लिम धर्म को तो इसने आगे बढ़ाया, साथ के साथ हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, उनके साथ भी इन्होंने क्या सहिष्णुता की नीति अपनाई, उनके साथ भी इसने क्या एक अच्छे व्यवहार अपने बनाकर रखे। इसके जो प्रमुख प्रयासों में से अगर आपको बताऊं मैं, 1562 की दास प्रथा को इसने ख़त्म किया। मतलब जो दास प्रथा हुआ करती थी, जो लोगों को दास बनाकर रख लिया जाता था, उस प्रथा को इसने ख़त्म किया। 1563 में इसने जो जजिया करते जो तीर्थकर था उसको समाप्त किया। तीर्थकर क्या था, जो लोग तीर्थ करने जाते थे, अलग अलग प्रकार के जो जैसे कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म का, कोई भी धर्म का तीर्थकारी होता था उस पर कर लगता था, तो उस कर को क्या उसने समाप्त किया। ये हर धर्म पे लगता था। और जो 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर क्या हुआ करता था, मुस्लिमों के अलावा अगर और कोई व्यक्ति कोई भी तीर्थ स्थल पे जा रहा है घूमने के लिए, तो उस पर ये विशेष प्रकार का कर लगाया जाता था, उसको जजिया कर के नाम से जाना जाता था। तो इसकी जो अकबर है, उनकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक उपलब्धि यही रही कि इसने 1564 के अंदर जजिया कर उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक ये भी थी। अगले वाला तो क्या था, हिंदू मुस्लिम के एक था। तो अकबर ने राजपूतों से क्या क्या वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो हिंदू मुस्लिमों की एकता के लिए इसने प्रमुख कार्य किए, जिसमें क्या क्या इसने जो राजपूत थे, आपको पता है राजपूत सबसे ज़्यादा मुख्य कट्टर प्रतिद्वंदी रहे थे किनके, मुगलों के या दिल्ली सल्तनत के जो भी मुस्लिम आक्रांता रहे उनके। तो इसने क्या किया, इसने इस चीज़ को समझा और उसने कहा कि इन जो राजपूत हैं राजस्थान के, इनसे जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इनका भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है, तो हम लगातार इनके साथ लड़ाई करने के बजाय इनके साथ मित्रता के हाथ बढ़ाएं। तो इसने आपको पता नागौर में दरबार लगाया और वहाँ पर जितने जो प्रमुख राजा हुआ करते थे उनसे क्या क्या उनके साथ संबंध स्थापित किए। उनके उसमें से लगभग राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, छोड़कर जो मेवाड़ राज्य था उसके अलावा। और जो आपके कुछ लोगों ने क्या किया था, कुछ राजाओं ने राजपूतों के साथ इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। तो तानबेर है गर्भित की जब बाण बेटी की बात आ जाए तो कोई लड़ाई कौन करे, तो वैवाहिक संबंध होगा। तो आपको पता है जो राज्य और सदृढ़ हो गया, अब युद्ध तो करेंगे नहीं भाई, जहाँ पर शादी हो जाती वहाँ पर लड़ाई नहीं हो सकती। तो इससे क्या हुआ, जो उसका फ़ायदा राजपूतों को भी मिला और उसका फ़ायदा अपने मुगलों को भी मिला। तो दोनों को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ। राजपूतों को प्रशासन और सेना में उस पद दिए। तो इसने मनसबदारी पद जो आपको पता मान सिंह को दे रखा था, तो इतने बड़े बड़े जो राजपूतों को बड़े बड़े पदों पर रखा। क्यों, क्योंकि इसको पता था अकबर को भाई राजपूतों की, इसको पता था कि राजपूतों में युद्ध कौशल एक बहुत शानदार है। तो इस कला का इसने बहुत ही अच्छे से उपयोग किया और इसने बढ़िया बढ़िया जो सेनापति जैसे जो बढ़िया पद हुआ करते थे मनसबदारी पदों पर इसने रखा। अगले वाला पॉइंट है इबादत खाना और धार्मिक वाद विवाद। तो इसने क्या किया, जो अकबर है ये धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। ये चाहता था ना सिर्फ मुस्लिम जो लोग हैं उनकी जो धर्म की बातें हैं वही सही है। तो इसने क्या किया, एक इबादत खाना नामक जगह खोली फतेहपुर सीकरी में, जहाँ क्या था सारे धर्म के जो लोग थे वो एक जगह पर आकर बैठ सकते थे और अपने अपने धर्म के बारे में वाद विवाद कर सकते थे कि उनके धर्म में क्या अच्छाइयाँ हैं, उनके धर्म में क्या कमियाँ हैं। जैसे इधर हिंदू धर्म के लोग बैठे हैं, इधर मुस्लिम धर्म के, इधर ईसाई धर्म के, पारसी धर्म के, सभी धर्म के लोग बैठे हैं। अब क्या क्या इधर जो एक जो हिंदू धर्म का व्यक्ति है उसने अपने धर्म की विशेषताओं के बारे में बताना शुरू किया। तो इधर ये तीन लोगों ने, इसने विशेषता बताई, इसने उसमें कुछ कमियों को बता दिया, समझा। कुछ जो चीज़ें सही हैं वो इनको भी पता चल गई। अब मुस्लिम धर्म वाले ने कुछ चीज़ें बताई तो उसमें इन तीनों लोगों ने कमियां बताई, क्योंकि इंसान को खुद की कमियां दिखाई तो नहीं देती हैं, दूसरों की दिखाई देती हैं। तो बाकी के लोगों ने उनमें कमियां बतानी शुरू की, कुछ अच्छाइयाँ थे उनको अपनाना शुरू किया। तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह इसने निर्माण किया जहाँ पर धार्मिक चर्चाएं हुआ करती थी अलग अलग चीज़ों पर। उसको क्या किया, इसने इबादत खाना के रूप में चीज़ों को खोला। अगले वाला दीन-ए इलाही। 1582 में अकबर ने एक दीन-ए इलाही नामक जो एक धर्म है उसकी स्थापना की। उससे क्या हुआ, उस धर्म की स्थापना से एक नए धर्म की स्थापना हुई और इससे सभी धर्म की जो अच्छाइयों को मिलाकर एक समन्वित व्यवस्था। आपको पता है इसने इबादत खाना खोला था, तो इसको क्या हुआ, यहाँ से जाकर खुद वहाँ पर बैठता था, इसने वहाँ की चर्चाएं सुनी, तो इसको लगभग हर धर्म की कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयों के बारे में पता चला। तो उसने एक ऐसे धर्म दीन इलाही की शुरुआत की 1582 में, जिससे क्या हुआ, जिससे हर धर्म के लोगों को ये पता, जो हर धर्म की अच्छाइयाँ थे उसको अपनाकर इसने एक धर्म का किया जिसमें हर धर्म को सहिष्णुता और बराबरी का हक मिल सके। लेकिन ये धर्म है इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो नहीं सका, परंतु अकबर की धार्मिक उदारता के बारे में इस चीज़ का जरूर से पता चलता
चलता है कि इसने एक नई धर्म की शुरुआत की, उसमें सभी धर्मों की अच्छाइयों को इसने लिया था। तो ये थी धार्मिक अच्छाइयों के बारे में। अकबर के प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है केंद्रीय प्रशासन। तो अकबर ने मुगल प्रशासन को 4 भागों में बांटा। तो इसने क्या किया, इसने जो मुगल प्रशासन है उसको 4 भागों में बांट दिया, जिसमें वजीर कौन हुआ करता था, राजस्व और वित्त, मतलब पैसे धन से संबंधित चीज़ वजीर संभाला करता हो। अगला कोर मीर बख्शी कौन हुआ करता था, जो सैन्य से संबंधित चीज़ों को संभालने का कार्य हुआ करता था। ये प्रमुख पदों की बात करें अपन। अगले वाला पॉइंट है दीवान कौन होता था, जो आर्थिक व्यवस्था को, पैसे से संबंधित व्यवस्थाओं को संभालने का कार्य करता था। अगला सरदार और सुदूर कौन हुआ करता था, जो धार्मिक व दान संबंधित मामलों में कार्य किया संभालता था। तो अलग अलग प्रकार के इसने जो व्यवस्थाएं उसको संभाला। वजीर वित्त को संभालता था, मीर बख्श वो सैन्य को, दीवान वो आर्थिक व्यवस्था को, सरदार और सुदूर है उसने धार्मिक व दान संबंधी मामलों को संभाला था। अगले वाला पॉइंट है, अब बात करें मनसबदारी व्यवस्था की। तो अकबर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक देन अगर कोई बोली जाती है तो वो मनसबदारी व्यवस्था बोली जाती है। इसने क्या किया था, प्रत्येक अधिकारी को उसके पद और स्थिति के अनुसार, वेतन के अनुसार जात व सवार की श्रेणी दी थी। तो जात व सवार श्रेणियों में इसने बांटा था, मतलब जितने सैनिक कोई भी व्यक्ति के नीचे हुआ करते थे उस हिसाब से उसकी क्या पदवी को इसने बनाया था। इसकी सेना और प्रशासन दोनों के कुशल संचालन संभव हुआ। तो इससे क्या हुआ, इसने जो सेना और प्रशासनिक व्यवस्था है उसको इससे सुदृढ़ रूप से इसका निर्माण हुआ मनसबदारी पद्धति से। अगले वाला पॉइंट है राजस्व व्यवस्था में टोडरमल पद्धति। तो आपको पता है राजा टोडरमल हुआ करता था वो इसका वित्त अधिकारियों में से हुआ करता था। इसके द्वारा 10 साल एक पद्धति लागू की गई, जिसमें क्या हुआ करता था, प्रत्येक 10 वर्ष से औसत उपज और कीमत के आधार पर भू राजस्व तय किया जाता था। पहले भू राजस्व मतलब कोई भी भूमि हुआ करती थी, वहाँ पे अनाज उगता था, उस अनाज उगने वाली जो जमीन थी उस पर क्या था, एक समान कर लगता। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने खराज में 50% ले लिया तो सारी जमीन पे। अब कोई यहाँ की जमीन है जट्ठे भाई लाख रुपए की कमाई हो रही है, और कट्ठे यहाँ की जमीन है जट्ठे कमाई 10,000 की हो रही है। अब एक बात बताओ, लाख रुपए की जट्ठे कमाई हो रही है, उठे तो आदमी 50,000 देते, समझ आई। अब अया की जमीन देखो जट्ठे कमाई 10,000 की हो रही है, वो 5,000 दे जाओ कि बच्चे को, यही बात है ना। तो इसके लिए जो टोडरमल है उसने एक 10 साला पद्धति अपनाई, जिसमें क्या करता था, 10 साल में कोई भी जमीन है उस पर कितनी ज़्यादा उपज हो रही है उस हिसाब से उस पर क्या किया गया, भूमि है वो भूमि कर लगाया गया था। इससे क्या है, किसानों को निश्चितता और न्यायपूर्ण कर निर्धारण हुआ। तो इससे क्या हो, एक मतलब एक व्यवस्थित रूप से कर प्रणाली लागू हुई, और लोगों का जो किसान थी उन्हें भी इस चीज़ को फायदा हो और राज्य ने भी फायदा हो। क्यों, जनता खुश तो भया व्यवस्था तो आप ही सही चलती रहेगी। तो इससे एक जो 10 साल पद्धति है भी प्रमुख पद्धतियों में से एक रही। अगले वाले पॉइंट की बात करें, प्रांतीय प्रशासन। तो जो साम्राज्य में सूबों में विभाजित किया गया, तो साम्राज्य का जितना भी जो जगह थी उनको क्या सूबों में अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया, और उन विभाजित क्षेत्रों को क्या बोला जाता था, सूबे बोला जाता था। मान ले कि राजस्थान का 5 सूबा बना दिया और कठे का 5 अलग अलग क्षेत्र बना दिया, उन सूबा का नाम से जाना करता हूँ। और हर जगह का सूबेदार, वहाँ के हिसाब से इसने क्या अलग अलग पदवियों का निर्माण किया। जैसे जो सूबे का जो एक प्रमुख होता था मुखिया, उसको सूबेदार पदवी दे दी। दीवान पद्धति, काजी और फौजदार जैसी नियुक्तियाँ इसने दी। तो अलग अलग जो क्षेत्र हुआ करता था उस हिसाब से इसने क्या की थी, उस हिसाब से इसने नियुक्तियाँ की, और वहीं पर सूबेदार, दीवान, काजी और फौजदार जैसी नियुक्तियों का इसने निर्माण किया। इसके केंद्र और प्रांतों के बीच से संतुलन बना। तो इससे क्या हो, जो प्रांत जो छोटा छोटा क्षेत्र हुआ करता था, उठे कोई ज़्यादा आदमी नाड़ भी को निकाला कि यहाँ को नहीं कि भाई मैं चौधर बनूंगा, भैया को भी कोई नहीं। क्यों, राजा डायरेक्ट नियंत्रण कर रहे हैं, समझना। कोई क्षेत्र में ज़्यादा विद्रोह देखने मिल रहा तो लकड़ी ठायर बुला लियो, आ जा भाई सूबेदार, तन बनाए नौरक सूबेदार, तू क्या कि सूबेदारी करे, जो जनता ही आपस में लड़ाई कर रही है, प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं चल रही। तो यही है, इससे क्यों डायरेक्ट नियंत्रण होगा हर क्षेत्र पर, और राजा को भी पूर्ण रूप से नियंत्रित रहे। तो निष्कर्ष की बात करें, अकबर की धार्मिक नीतियों और प्रशासनिक सुधार ने उसे महान शासक के रूप में माना। तो जो भाई कोई भी राजा वो महान है कौन बने, उसकी महानता का पीछे कोई ना कोई कारण जरूर हुआ है। तो अकबर की महानता इसलिए जानी जाए कि उसने धार्मिक रूप से और प्रशासनिक रूप से इतना अच्छा कार्य किया, तभी तो वह इतना कुशल उसका प्रशासन रहा। मुगल साम्राज्य है, उसने एक छत्र राज करने का कार्य किया। और ख़ास बात है, छोड़कर महाराणा प्रताप के अलावा उसके सामने कोई ऐसा प्रमुख विरोधी भी नहीं था उस समय।
कुछ लोगों को इसने अपने युद्ध कौशल के माध्यम से जीत लिया और कुछ लोगों को इसने अपनी जो नीतियां थी उसके माध्यम से जीत लिया। कुछ लोगों को वैसे अधीनता स्वीकार करा दी थी। धार्मिक दृष्टिकोण से उसने सहिष्णुता और समन्वय की नीति अपनाकर विभिन्न समुदायों को जोड़ा। तो इसने धार्मिक रूप से सभी लोगों की जो सहिष्णुता और जो समन्वय, मतलब एक जगह लोगों की रहने की नीति अपनाकर क्या कि अलग अलग प्रकार के जो समुदाय थे उनको जोड़ने का इसने कार्य किया था। प्रशासनिक दृष्टि से मनसबदारी और राजस्व व्यवस्था ने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। तो इसने जो अलग अलग प्रकार की नीतियां लगाई थी, जो मनसबदारी पद्धति थी और जो राजस्व व्यवस्था थी, तो इससे क्यों जो प्रशासनिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी को राज्य है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया था। इस प्रकार से जो अकबर की नीतियों ने भारत में मुगल साम्राज्य को स्थिरता, दीर्घायु और वैभव प्रदान करने का कार्य किया। तो इस प्रकार से जो अकबर की नीतियां थी इसने मुगल साम्राज्य के एक स्थिरता प्रदान करी और एक बहुत लंबे समय तक वो मुगल साम्राज्य है उसको वैभव बने रहो। वो एक ही नीतियाँ कोई देन थे जो इतना साल तक चलो, वो आने वाला बाद में राजा कोई डंका सा भला काम करया कौन था। समझ में आ गई। तो इसीलिए अकबर ने इन सब जो इसके प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों की वजह से अकबर को एक महानता की उपलब्धि मिलती है। तो यह आपके सामने जो अकबर की धार्मिक और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित प्रश्न है, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सामने जरूर से देखने को मिलेगा। अच्छे से करके चले जाना इस प्रश्न को और इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला इतिहास का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है शिवाजी और हिंदू पद्वशाही की अवधारणा व शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने अलग अलग बार विश्वविद्यालय में पूछा जाता है, तो अब की बार भी ये प्रश्न जरूर से पूछा जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। शिवाजी के द्वारा 1630 से लेकर 1680 तक भारतीय इतिहास में आपको पता है सबसे महान योद्धाओं के रूप में उनको जाना जाता है। और आपको पता है मुगलों का जिस समय बहुत मुस्लिम आक्रांताओं का पूरे भारत पर क्या था, वो क्रूर थे, उन्होंने सब पे क्या कर रखा था, परेशान कर रखा था। उस समय छत्रपति शिवाजी निकल कर आते हैं और उनसे दो हाथ करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, उनको दिखाते हैं पूरे भारतवर्ष के राजाओं को कि इन मुगलों से हम जीत सकते हैं और इन मुगलों को हम हरा सकते हैं। इनकी कूटनीति, इनकी प्रशासनिक दृष्टिकोण से इनका जो व्यवस्था थी वो इतनी मजबूत और सुदृढ़ थी कि इन्होंने मुगलों के साथ एक बहुत अच्छी इन्होंने टक्कर दी थी। तो इसी के वजह से इनको हिंदू पद्वशाही की अवधारणा दी जाती है, जो क्या दिखाती है, जो उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक जागरण और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक के रूप में। तो आपको पता है हिंदू धर्म की जो मुस्लिम आक्रांता क्या करते थे, हिंदुओं के मंदिरों को उखाड़ दिया करते थे, हिंदुओं की जो जबरन हिंदुओं को मुस्लिमों में परिवर्तित कर दिया करते थे। तो इस समय इन्होंने जो शिवाजी है, इन्होंने जो हिंदू धर्म है उसके लिए इन्होंने क्या किया, उनको एक सर्वोच्च स्तर तक लेकर गए। उनके लिए इन्होंने एक छत्रसाल के रूप में इन्होंने काम किया, इसलिए इनको छत्रपति के रूप में इनको जाना जाता है। हिंदू पद्वशाही की अवधारणा क्या है? हिंदू पद्वशाही का शाब्दिक अर्थ है हिंदुओं की सर्वोच्च सत्ता या राज्य व्यवस्था होना। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि हिंदुओं की जो सत्ता है वो सबसे उच्च स्तर पर है। इसको ही क्या बोला जाता है, हिंदू पद्वशाही के नाम से जाना जाता है। शिवाजी ने इस विचार को केवल धार्मिक स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर भी प्रस्तुत किया। मतलब जो हिंदू साम्राज्य है उसको एक सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने को क्या कहा जाता है, हिंदू पद्वशाही के नाम से जाना जाता है। और वो पद्धति, वो राज्य ना सिर्फ राष्ट्रीय रूप से बल्कि सामाजिक आधार पर भी क्यों इसको हिंदुओं की जहाँ पर बात हो। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, विदेशी सत्ता, मुगल जो सुल्तान व अफगान शासक है, इन सब से आपको क्या मुक्ति दिलाकर जो भारतीय संस्कृति का जो गौरव है, भारतीय जो संस्कृति का आपके सामने जो अलग महत्व है उसको क्या पूरी दुनिया के सामने या भारत में उसको फिर से स्थापित करना, जो मुगलों के द्वारा, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा कहीं ना कहीं वो खो चुकी थी, जो भारतीय संस्कृति और गौरव था उसको फिर से भारत में स्थापित करना। जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, जो हमारी हिंदू सभ्यता थी, जो हमारी सनातन धर्म की जो अपनी सभ्यता थी वो कहीं ना कहीं खोती जा रही थी, उसको एक शिवाजी अपनी डोर अपने हाथों में संभालते हैं और उसको फिर से एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
शिवाजी के जो राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें, शिवाजी ने मुस्लिम सत्ता के प्रभुत्व को चुनौती दी। तो शिवाजी है बहुत समय बाद में एक ऐसा कोई राजा निकल कर आया जिसने क्या की, मुस्लिम जो सत्ताएं थी, मुस्लिम जो राज्य था उसको क्या दी, पहली बार चुनौती देने का कार्य किया और एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। और क्या क्या, जो मराठा राज्य है, जो दक्कन में मराठा राज्य है, महाराष्ट्र वाला, गुजरात सौराष्ट्र वाला, वहाँ पर एक मजबूत और एक स्वतंत्र मराठा राज्य का निर्माण किया। वे किसी एक धर्म के विरोधी नहीं थे, बल्कि धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे। अच्छा, इनको हिंदू पदशाही की जो पद्धति मिलती है, मतलब हिंदुओं का रक्षक के रूप में, लेकिन फिर भी ये धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति थे। ऐसे नहीं थे कि सिर्फ हिंदू की जो बात करते थे, बल्कि दूसरे धर्म का भी सम्मान करते थे। उन लोगों को भी इन्होंने कभी नीचा दिखाने का कार्य नहीं किया। तो इनको माना कि धर्म हिंदू पद्मशाही की पद्धति तो मिली, लेकिन इसने दूसरे धर्मों को कभी भी नीचा दिखाने का कार्य नहीं किया। इनका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना और जनता को न्यायपूर्ण शासन देना था। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म की संस्कृति की रक्षा करना, जो हमारी गौरवशाली जो संस्कृति है उसकी हमें रक्षा करनी है, साथ के साथ जनता को न्यायपूर्ण करना। क्यों, मुस्लिम आक्रांताओं ने हर जनता है, हर शासन प्रणाली है, हर राजा को इन्होंने परेशान कर रखा था। ना सिर्फ वहाँ पर जाते थे जो राजा को हराते थे, बल्कि वहाँ पर लूटपाट करते थे, जनसंहार करते थे, वहाँ की महिलाओं के साथ गलत करते थे। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं फैला रखी थी मुस्लिम आक्रांताओं ने, उसको इन्होंने ख़त्म करने का कार्य किया। और मुस्लिम आक्रांताओं को पहली बार मुख्य चुनौती अगर किसी व्यक्ति के द्वारा पेश की गई तो वो कौन थे, शिवाजी थे। तो ये तो थे इनकी जो हिंदू पद्मशाही से संबंधित मतलब जो अवधारणा। अब बात करेंगे, इसी पॉइंट में आपको प्रशासनिक व्यवस्था भी जोड़नी होती है, वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित, क्योंकि कोई भी राजा सिर्फ अपनी एक अवधारणा के कारण, कोई एक विचारधारा के कारण पॉपुलर नहीं होता, उसमें प्रशासनिक तरीके से भी उसको अच्छा होना होता है। क्यों, जनता प्रशासनिक अगर कार्य अच्छा हो गए तो ये तो जनता बढ़िया काम करी। भाई कोई राज्य है जठे एकदम शांति है, प्रशासनिक तरीकों बढ़िया काम करे, तो वही राज्य ज़्यादा खुशहाल रहो ना, प्रजा खुश तो राजा अपना आप ही खुश रहो, राज्य अपना आप ही बढ़िया चल रहो। तो शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने एक सदृढ़ प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया, जिसमें अष्टप्रधान परिषद मतलब प्रधानमंत्री, सेनापति, वित्त मंत्री और न्याय मंत्री है, उनको क्या किया, उनका निर्माण किया। मतलब एक अष्टप्रधान मंत्री परिषद का निर्माण किया, जिसमें क्या करता, एक प्रधानमंत्री है तो जो सबसे मजबूत, सेनापति, वित्त मंत्री और न्याय मंत्री, मतलब हर एक अलग अलग जो ज़रूरत हुआ है कोई भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई भी राज्य ने, उसके लिए अलग अलग एक मजबूत जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हुआ करते थे, उनको एक पद दे दिया गया और उस पद पे उनकी नियुक्ति कर दी गई। और उसमें 8 प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे अलग अलग पद पे। उन 8 व्यक्तियों को क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। किसानों पर कर भार कम रखा गया। जो किसान थे उन पर क्या, भाई कोई भी राज्य को चलाने के लिए कर तो जरूरी होता है, कर नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो राज्य कैसे चलेगा प्रशासनिक कार्य के लिए। लेकिन जो कर है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो शिवाजी ने क्या किया, कर को बहुत ही कम रखा, कम से कम रखा। और भूमि मापन पर आधारित न्यायपूर्ण प्रणाली के साथ क्या क्या, जो भूमि मापन है उसके लिए एक जो आधारित न्यायपूर्ण प्रणाली है उसकी शुरुआत की गई। सेना को नियमित वेतन और अनुशासन दिया गया। जो सेना थी उसको क्या किया गया, नियमित रूप से वेतन किया गया। क्यों, सेना अगर वेतन मिलेगा तो सेना खुश रहेगी। भैया तो हाथ को नहीं कोई राजा थोड़ा सा मोटिवेट कर दे तो पेट भर जाए ना, भाई पिसा में काम चल रहा है, इंसान की ज़रूरतें होती है उनको भी पूर्ति होनी चाहिए। तो सैनिक होते थे, सेना होते थे, उनको क्या नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। इससे क्या सेना मोटिवेट रहती थी और अनुशासित भी रहती थी। नौसेना का संगठन किया। अच्छा, पहले नौसेना का निर्माण करने वाले व्यक्तित्वों में से भी एक कौन थे, शिवाजी थे। तो इन्होंने क्या किया, नौसेना का भी निर्माण किया, जिससे समुद्री तट है उसकी भी रक्षा होती है। तो महाराष्ट्र वाले तट था, वहाँ पर इन्होंने रक्षा के लिए क्या की, नौसेना का भी निर्माण किया था। तो सोचो अब हमारे पूर्वजों ने किस समय पहले जो नौसेना उसका निर्माण कर लिया था। अगले वाला पॉइंट है सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण। तो शिवाजी ने मंदिरों की रक्षा की और हिंदू धर्म स्थलों को सम्मान दिया। तो शिवाजी ने क्या किया, जो हिंदुओं के जो मंदिर थे उनकी रक्षा की, क्योंकि अंग्रेजी जो ये अपने मुस्लिम आक्रांताओं को पहला काम यही हुआ करता था, हमारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, हमारी शिक्षा प्रणाली को नष्ट किया और हमारी जो धार्मिक रूप से जो पहचान थी मंदिर वगैरह उनको भी नष्ट करने का कार्य किया। तो ये क्या किया, शिवाजी ने इनको संरक्षित करने का कार्य किया। इन्होंने संस्कृत और मराठी भाषा को प्रोत्साहन दिया और इन्होंने अपनी जो लोकल भाषा थी संस्कृत भाषा और मराठी भाषा को प्रोत्साहन देने का भी कार्य किया।
परंतु इन्होंने इस्लाम और मुस्लिम लोगों के प्रति कोई भी कटुता नहीं दिखाई। कई मुस्लिम अधिकारी इनके सेना के प्रशासन में भी शामिल थे। तो इनकी खूबसूरती इनके धार्मिक सहिष्णुता में थी। इनके द्वारा क्या किया गया, इस्लाम को अपनाया तो गया, लेकिन इन्होंने मुस्लिम धर्म के प्रति कोई भी प्रकार की कटुता नहीं दिखाई गई। कई मुस्लिम अधिकारी इनके सेना और प्रशासन में भी थे। अगले वाले पॉइंट की बात करें, राष्ट्रीय जागरण की बात करें, तो शिवाजी की हिंदू पद्मशाही की जो अवधारणा ने भारतीय जनता में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना जगाई। तो शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी की जो हिंदू पद्मशाही की जो अवधारणा है, जो हिंदुओं के रक्षक के रूप में जाना जाता था, इसने क्या किया, जो भारतीय जनता जो उत्पीड़ित हो चुकी थी मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, उनको इन्होंने संगठित करने का कार्य किया और उन लोगों को आत्मसम्मान और स्वतंत्रता दिलाने का इन्होंने कार्य किया। इस विचार ने न केवल मराठाओं को बल्कि पूरे भारत के विदेशी शासन के विरोध में प्रेरणा मिली। तो इससे क्या हुआ, इस विचार से न केवल जो मराठा थे उनको बल्कि पूरे भारत में जो विदेशी शासन थे जो उसके विरोध में भी लोगों को प्रेरणा मिली कि जो और राजा थे, छोटे छोटे राजा, उनको प्रेरणा मिली कि अब हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। अगर ये काम शिवाजी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, मुस्लिम आक्रांताओं को हम भी हरा सकते हैं। लोगों को मोटिवेशन मिला। भाई खरबूजन देखिए, खरबूजो ही तो रंग मिला है, पहले तो कोई एक आदमी ने को बड़ो काम करना ही पड़े जो आज तक कोई गुण करो। तो यही कार्य किसने संभाला था, शिवाजी ने संभाला था। फिर तो धीरे धीरे आपका औरंगजेब के बाद में तो सत्ता और है वो कमज़ोर होती चली गई थी। आगे चलकर यह अवधारणा मराठा साम्राज्य के विस्तार और भारत में मुगल सत्ता के पतन का कारण मिली। और आगे जाकर जो मराठाओं की जो मजबूती है, इसने क्या किया, मराठा साम्राज्य को एक बहुत ही ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। और मुगल जो सत्ता है उसमें क्या, औरंगजेब के बाद में कोई प्रमुख शासक भी नहीं हुआ। और मराठाओं की मजबूती है, इसने क्षेत्रीयवाद की भावना को और अच्छे से बढ़ाया कि भाई क्षेत्रीय जो राजा हैं वो भी उभर कर आए और जो मुगल हैं उनकी क्या सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। निष्कर्ष की बात करें, शिवाजी केवल एक क्षेत्रीय शासक नहीं थे बल्कि एक राष्ट्रवाद के अग्रदूत भी थे। तो शिवाजी को क्या थे, शिवाजी एक क्षेत्र विशेष महाराष्ट्र के सिर्फ क्या नहीं थे, शासक के रूप में उन्हें नहीं जाना जाता है बल्कि पूरे राष्ट्र के राष्ट्रवाद, जो हमारे जो एक राष्ट्रवाद की भावना, उसके सबसे प्रमुख सेनानियों के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी हिंदू पद्मशाही की अवधारणा ने विदेशी सत्ता के विरोध में स्वतंत्रता का बिगुल फूंका। और इनके द्वारा जो हिंदू पद्मशाही की जो अवधारणा थी उसके विरुद्ध में जो विदेशी सत्ता है या जो मुस्लिम आक्रांताएं हैं या फिर जो आपके सामने जो मुगल हैं, इन्होंने बाहर से आकर भारत पे क्या क्या राज किया और भारतीय जो संस्कृति थी उसको नष्ट करने का कार्य किया। इस अवधारणा को इसने क्या क्या स्वतंत्रता के विरुद्ध में बिगुल बजाया। यह अवधारणा धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक गौरव और न्यायपूर्ण शासन पर आधारित था। तो ये जो आपके सामने जो अवधारणा देखने को मिलती है, इसने क्या, जो धार्मिक सभी धर्म के लोगों के प्रति सहिष्णुता है देखने को मिली, सांस्कृतिक गौरव और न्यायपूर्ण शासन को इसने आधारित थी। मतलब सभी लोगों को न्याय मिला। इनके द्वारा जो शासन किया इसमें सभी धार्मिक रूप से भी सहिष्णु था। ऐसे नहीं कि मुस्लिम लोगों के इन्होंने विरुद्ध में कई अभियान चलाए तो मुस्लिम लोगों को परेशान किया, बिल्कुल भी नहीं किया। कई प्रशासनिक पदों पर इनके सामने मुस्लिम लोग भी थे। तो धार्मिक सहिष्णुता के रूप में भी शिवाजी को जाना जाता है। इसलिए इनको भारत के इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन, महाराष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम के जनक और आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता के प्रेरक के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए इन्हें क्या, भारत के नेपोलियन, मराठा स्वतंत्रता संग्राम के जनक और आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माण के प्रेरक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ये थे आपके जो शिवाजी हैं, इनको हिंदू पद्मशाही और इनके जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से किए गए सारे जो कार्य हैं उनको भी मैंने समझा दिया। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने ज़रूर से देखने को मिलेगा।